अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। आज हम फ़लस्तीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट की तारीख़ के बारे में बात करेंगे कि इसराइल कैसे बना और ये कन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हैकल सुलेमान सोलोमन टेम्पल की, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था एक माउंट के ऊपर, जिसे आज टेम्पल माउंट कहा जाता है, जो कि यहूदियों की इबादतगाह थी। उस टेम्पल को 586 क़ब्ल मसीह में बेबीलोनियंस ने जो है वो तबाह कर दिया। देन दूसरी मरतबा इस टेम्पल को किंग हेरोड ने जो है वो तामीर किया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। उसके बाद उस सेकंड टेम्पल को रोमन के जनरल टाइटस ने तबाह कर दिया। इन सन 70 ईस्वी में यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। सन 70 ईस्वी से हम आ जाते हैं 1896 में, जब एक शख्स जिसका नाम थियोडर हर्जल होता है, थियोडर हर्जल एक मूवमेंट स्टार्ट करता है। उस मूवमेंट का नाम होता है ज़ायोनिज़्म मूवमेंट। ज़ायोनिज़्म मूवमेंट का मकसद होता है यहूदियों को दोबारा यरूशलेम में आबाद करना और उनके लिए एक अलग होमलैंड बनाना। ये जो वर्ड ज़ायोन है, वहाँ पर जो टेम्पल माउंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इस मूवमेंट का नाम जो है वो ज़ायोनिज़्म मूवमेंट रखा गया। फ़लस्तीन की ज़मीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुक़द्दस जगह की हैसियत रखती है। यहाँ पर मस्जिद अल अक़सा है, डोम ऑफ रॉक है, एंड वेस्टर्न जो माउंट टेम्पल था उसमें सिर्फ एक वॉल जो है उनकी जाकर बची है, जिसको वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और सलीब पर चढ़ना वो भी यहाँ पर होता है। इसलिए तीनों मज़ाहिब में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए फ़लस्तीन की सरज़मीन बहुत अहमियत की हामिल है। वर्ल्ड वार वन से पहले यरूशलेम और फ़लस्तीन की जो ज़मीन है ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। ओटोमन एम्पायर, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर थी, 1299 से स्टार्ट होकर 1922 तक ये चलती रही। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है तो ओटोमन एम्पायर या तुर्की जो है वो सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन करते हैं। उस जंग में दो साइड्स होती हैं, एक सेंट्रल पावर्स और दूसरी एलाइड पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की या ओटोमन एम्पायर ये होते हैं। उस जंग के दौरान जो है ब्रिटेन यहूदी कम्युनिटी यूज़ को जो है सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, और बदले में ब्रिटेन एक डिक्लेरेशन पास करता है जिसमें यहूदियों के साथ ये वादा किया जाता है कि हम आपको एक अलग मुल्क बना कर देंगे फ़लस्तीन के अंदर। इस डिक्लेरेशन को बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। जैसे ही जंग ख़त्म होती है तो सेंट्रल पावर्स उनकी डिफीट हो जाती है, और जंग के बाद ऑटोमन एम्पायर जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में फ़लस्तीन का एरिया जो है वो ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेता है, एंड ब्रिटिश ने ज्यूज़ के साथ ये डिक्लेरेशन पास किया होता है कि हम वहाँ पर उनको एक अलग होमलैंड बना कर देंगे। तो ज्यूज़ की जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है फ़लस्तीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ज्यूज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो पहले उनकी आबादी को बढ़ाना एंड देन एक नया मुल्क बनाना। जर्मनी में जो है हिटलर एक लीडर के तौर पर उभरना शुरू हो जाता है। तो उसमें हिटलर जो है ज्यूज़ पर ये ब्लेम लगाता है कि उनकी वजह से हम जो है वर्ल्ड वार वन में जो है वो हार गए थे, एंड उनके ऊपर जो है मज़ालिम शुरू कर देता है, उनको मैसेकर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं वो फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। पहली जंग अज़ीम को अभी 20 साल ही होते हैं कि जंग अज़ीम दोम जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें एक तरफ एक्सिस पावर्स होते हैं जिसमें जर्मनी, इटली और जापान होते हैं, एंड दूसरी तरफ एलाइड पावर्स होते हैं जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंट्रीज़ जो है एलाइड पावर्स में होती हैं। दूसरी जंग में भी जो है वो जर्मनी की डिफ़ीट हो जाती है, एक्सिस पावर्स की डिफ़ीट हो जाती है। लेकिन उस जंग के दौरान भी यहूदियों को जो है वो मारा जाता है, उनको गैस चेम्बर्स में डालकर जो है वो ख़त्म किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदी जो है वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं फ़लस्तीन की तरफ। अब वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन जो है होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं ज्यूज़ और अरब जो फ़लस्तीन के अंदर पहले से रहे हुए हैं उनके बीच में। एंड ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ब्रिटिश क्या करती है कि ये सारा इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देती है। तो यूएनओ जो है फाइनली डिसाइड ये करता है कि हमने फ़लस्तीन को जो है वो डिवाइड करना है और ज्यूज़ को अलग होमलैंड बना कर देनी है, जिसमें जो अरब फ़लस्तीन होता है उसको उसके लिए 45% एरिया रखा जाता है, जिसमें गाज़ा, वेस्टर्न बैंक एंड टाउन ऑफ एक्कर का एरिया रखा जाता है। एंड ज्यूज़ पैलेस्टाइन के लिए, मतलब इसराइल के लिए जो है वो 55% एरिया रखा जाता है। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन अपने कंट्रोल में रखता है। देन एक नया मुल्क इसराइल के नाम से जो है 14 मई 1948 को जो है वजूद में आ जाता है। यहाँ पर आप देखें जो ग्रीन एरियाज़ हैं, सबसे पहले जो है आबादी वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की थी, मेजॉरिटी में मुसलमान थे। देन जो है वो यहूदी आना शुरू हुए, उनकी सेटलमेंट शुरू हुई।
देन 1947 तक ये सारा एरिया जो है वो यहूदियों से भर जाता है और मुसलमानों को ये एरियाज़ मिलते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं कि ज़ायनिज़्म मूवमेंट 1896 में स्टार्ट होती है, होमलैंड फॉर द ज्यूज़। देन फ़लस्तीन जो है वो उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होता है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है, ओटोमन्स और जर्मनी जो है वो हार जाते हैं एंड ब्रिटिश जो है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में पास करते हैं कि ज्यूज़ के लिए एक अलग होमलैंड बना कर देंगे हम पैलेस्टाइन के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है तो फ़लस्तीन को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते हैं एंड हिटलर जो है वो ज्यूज़ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं कि उनकी वजह से हम वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हार गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदी जो है वो फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है वो जर्मनी डिफीट हो जाता है, उस दौरान भी ज्यूज़ को जो है वो बहुत टॉर्चर किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही ख़त्म होती है तो ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एंड ये पूरा इश्यू जो है वो यूएनओ के हवाले कर दिया जाता है। यूएनओ जो है वो डिसाइड करता है कि फ़लस्तीन को डिवाइड करके एक नया मुल्क बनाया जाएगा जिसका नाम इसराइल होगा एंड 14th ऑफ मई 1948 को इसराइल जो है वो वजूद में आ जाता है। इसराइल के बनने के दूसरे दिन ही 15th ऑफ मई 1948 को पहली अरब इसराइल वॉर जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ यमन और लेबनान जो है वो इसराइल पर जो है हमला स्टार्ट कर देते। इस जंग में जो है वो इसराइल की जीत हो जाती है क्योंकि अमेरिका और जो वेस्टर्न पावर्स होते हैं वो इसराइल का जो है वो सपोर्ट कर इसराइल जो है वो वेस्टर्न यरूशलेम, ईस्ट गाज़ा एंड टाउन ऑफ एक्कर वाला एरिया जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन के कंट्रोल में आ जाता है एंड गाज़ा वाली स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट अपने कंट्रोल में ले। यहाँ पर आप देखें जैसे 1948 में जब इसराइल बना था तो ये एरियाज़ जो है उनके कंट्रोल में थे और बाकी सारा एरिया ये फ़लस्तीन के कंट्रोल में था, ये फ़लस्तीन को दिया गया था और ये गाज़ा वाला हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन को दिया गया था। लेकिन जैसे ही पहली अरब इसराइल वॉर जो है वो शुरू होती है तो बहुत सारा एरिया जो है वो इसराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो गाज़ा का यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया और ये एरिया एंड देन वेस्ट बैंक का एरिया एंड टाउन ऑफ एक्कर वाला जो है ये कंट्रोल सारा इसराइल अपने हिस्से में ले लेता है। इसी जंग के दौरान जो है फ़लस्तीनी जो पॉपुलेशन होती है, जो आवाम होती है, जो लोग होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है और 7,50,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है उनको माइग्रेशन करना पड़ जाती है, अपना मुल्क जो है वो छोड़ना पड़ जाता है और दूसरे ममालिक में वो चले जाते हैं। इसको फर्स्ट नकबा के नाम से जाना जाता है। जो ये 1948 में हुआ था और उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा एंड जो अभी 2023 में जो जंग चल रही है उसमें भी इसको भी सेकंड नकबा जो है वो कहा जा सकता है, जिसमें लाखों की तादाद में अपना फ़लस्तीनी जो है वो बेघर हो चुके हैं और माइग्रेशन करने पर मजबूर हो गए हैं। उसके बाद 1956 में इजिप्ट के जो रूलर होते हैं जमाल नासर वो सुएज़ कैनाल को जो है वो नेशनलाइज कर देते हैं 1956 में, जमाल अब्दुल नासिर। तो इससे ये क्या होता है कि सुएज़ कैनाल जो है ये एक ट्रेड रूट है जो कि मेडिटेरेनियन सी को एंड रेड सी को आपस में मिलाता है एंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है रूट है एशिया से यूरोप जाने के लिए। तो अब ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो इसराइल को कहते हैं कि इजिप्ट पे हमला कर दे। तो ये सेकंड अरब इसराइल वॉर कही जाती है 1956 वाली, इसको सुएज़ कैनाल क्राइसिस भी कहा जाता है, जिसमें इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो इजिप्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसराइल जो है वो उस तरीके से जीत नहीं सकता कि कैनाल का पूरा कंट्रोल अपने हिस्से में ले ले, लेकिन शिपिंग राइट्स जो है उसको मिल जाते हैं एंड जमाल नासिर जो है वो इस क्राइसिस के बाद इस वॉर के बाद एक हीरो बन जाता है पूरे अरब जो कंट्रीज़ होती हैं। उसके बाद 1964 में जो अरब ममालिक हैं वो मिलकर पीएलओ बनाते हैं, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इसराइल के साथ जो है वो लड़ा। देन 1967 में तीसरी अरब इसराइल वॉर शुरू हो जाती है जिसे 6 डेज़ वॉर भी कहा जाता है। इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया जिनको सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, अल्जीरिया और दूसरी जो कंट्रीज़ अरब ममालिक होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये इसराइल पर जो है वो अटैक कर देते हैं। लेकिन इसराइल ये जंग जीत जाता है और बहुत सारे एरियाज़ जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसमें इसराइल जो है पूरा वेस्ट बैंक का एरिया, गाज़ा स्ट्रिप एंड गोलान हाइट्स सीरिया से छीन लेता है एंड सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट होता है वो भी अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड देन यूनाइटेड नेशंस जो है उसको ये एरियाज वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसराइल उनकी बात भी मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर आप देखें कि
जो है 1967 के बाद मैप किस तरह से बनता है कि ये सारे एरियाज़ सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक एंड ये सीरिया की गोलान हाइट्स, ये भी एरियाज़ जो है इसराइल के कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके बाद जो पीएलओ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन होता है वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो जाती है और उन्हीं में से एक पार्टी बनती है जिसका नाम फ़ातह रखा जाता है और यासिर अराफ़ात की लीडरशिप में ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद 1973 में जो है वो फोर्थ अरब इसराइल वॉर जो है वो लगती है जिसको यौम किप्पूर भी कहा जाता है। ये यहूदियों का एक फेस्टिवल होता है, रिलीजियस फेस्टिवल होता है, वो मनाते हैं। उस दिन जो है इजिप्ट एंड सीरिया जो है इसराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस फोर्थ वॉर में जो है जो जिसको यौम किप्पूर भी कहा जाता है, शुरू में इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत कर ली होती है। देन यूएनओ जो है इंटरवीन करता है और सीज़ फायर करवा दिया जाता है। इजिप्ट ने जो है वो इजिप्ट और सीरिया ने अटैक इसलिए किया होता है क्योंकि जो है इसराइल ने उनके गोलान हाइट्स एंड सिनाई पेनिनसुला जो है अपने कंट्रोल में लिए हुए होते हैं। देन जो है वो कैंप डेविड अकॉर्ड होते हैं जिसके बाद इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में जो है वो पीस डील हो जाती है एंड इसराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला का एरिया जो है इजिप्ट को वापस कर देता है। आगे चलते हुए 1987 तक जो है फ़लस्तीनी है उनको ये लगता है कि अब जो है अरब ममालिक जो है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क के लिए निकलना होगा। तो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो एक इसराइल के ख़िलाफ़ एक लहर उठती है रेबेलियन की, जिसे इंतफ़ादा कहा जाता है 1897 में, और वहीं से जो है हमास जो है उसका भी राइज़ होता है। इंतफ़ादा मीन्स फ़लस्तीनियन अपराइज़िंग अगेंस्ट द इसराइल, इसराइल के अगेंस्ट जो फ़लस्तीनी उठ खड़े होते हैं उसको इंतफ़ादा कहा जाता है। हमास जो है शेख अहमद यासीन की लीडरशिप में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। हरकतुल मुक़ावमा अल इस्लामिया, हमास जो वर्ड है उसका मतलब है ज़ील, मतलब जोश। तो उस फर्स्ट इंतफ़ादा के दौरान जो है वो बहुत सारे फ़लस्तीनी जो है वो शहीद होते हैं इसराइल के अटैक करने की वजह से। उसके बाद जो है वो कुछ पीस एफ़र्ट्स शुरू होती हैं कि अमन के लिए इक़दामात शुरू होते हैं एंड ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं जिसमें जो है इसराइल पीएलओ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को मान लेता है कि ये जो है अपना वेस्टर्न बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप वाले एरियाज़ में जो है ना अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो उसके बाद 1996 में जो इलेक्शंस होते हैं फ़लस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और यासिर अराफ़ात जो है वो पीएलओ के सदर बन जाते हैं, इलेक्टेड सदर बन जाते हैं। 2000 एडी में जो है वो दूसरा इंतफ़ादा शुरू होता है फ़लस्तीन के अंदर। पहला जो है 1987 में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे जो फ़लस्तीनी होते हैं। 2002 में इसराइल जो है वो अपना वेस्ट बैंक टेरिटरी जो होती है उसके इर्द-गिर्द अपने एक सेपरेशन वॉल जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। इस वॉल को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहती है कि ये इल्लीगल है, लेकिन इसराइल उनकी बात भी नहीं मानता, सो उस वॉल को जो है वो कंप्लीट कर लेता है। 2006 में क्या होता है कि जो हमास के लीडर होते हैं इस्माइल हानिया, वो गाज़ा स्ट्रिप में अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं, वो अपनी हुकूमत वहाँ पर बनाते हैं। एंड वेस्ट बैंक में जो है वो सदर महमूद 2007 में हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक की तरफ से। एंड देन 2014 में जो है वो गाज़ा एंड इसराइल में दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं हमास और इसराइल के बीच में, जिसमें जो है 2000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियन जो है वो शहीद कर दिए। 2017 में यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल बनाने का ऐलान करते हैं एंड इससे ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो किस हद तक सपोर्ट करता है इसराइल को। देन 2020 में जो है अब्राहम अकॉर्ड होते हैं जिसमें अब यूएई, बहरीन, सूडान एंड मोरक्को जो है ये इसराइल के साथ पीस डील में आ जाते हैं। 2021 में इसराइल एंड फ़लस्तीन के जो है कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक एरिया होता है शेख जराह का एरिया, वहाँ पे फ़लस्तीनी फैमिलीज़ जो है वो रही होती हैं, उनको निकाला जाता है, जहाँ से ये इशू जो है वो भड़कता है। तो इसराइल की आर्मी जो है वो अल अक्सा कंपाउंड के अंदर जो है वो आ जाती है।
इन मुसलमानों को जो है मारना शुरू कर देती है। उसके बाद हमास एंड हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद, ये मिलकर इसराइल पर जो है वो हमला शुरू कर देते हैं। देन 21 सितंबर 2023 को ये न्यूज़ आती है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी इसराइल के साथ जो है अपने ताल्लुकात को बहाल करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अब जो है ये टॉक्स जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। देन उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को जो है दोबारा से हमास एंड इसराइल के बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें हमास 7,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स जो है इसराइल के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो है वो 3,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो बच्चों की है। फ़लस्तीन के अंदर ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है, सेकंड ट्रेजेडी, जिसको सेकंड नकबा भी कहा जा सकता है। लाखों की तादाद में जो है फ़लस्तीनी वो बेघर हो चुके हैं, उनकी बिजली, उनका पानी, उनका खाना, उनकी मेडिसिन्स ये सारी बंद हो चुकी हैं, कहीं से भी इमदाद जो है वहाँ पर पहुँचाई नहीं जा सकती। ये सेकंड नकबा है क्योंकि 1.1 मिलियन जो है पीपल गाज़ा में है, उनको मूव किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएँ। इसराइल ने इनको वार्निंग दी है ताकि वो हमास पर जो है अटैक कर सकें। लेकिन इसराइल ने जो है उसका वेट भी नहीं किया, और बहुत ज़्यादा जो है बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है फ़लस्तीन वाले इस गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो डेथ हो चुकी है, इसमें ज़्यादातर जो है तादाद बच्चों की है। और आखिर में फ़लस्तीनी पोएट महमूद दरवेश की एक नज़्म है कि हमारे मुल्कों में इनकी कहानी सुनाई जाती है। हमारे मुल्कों में इनकी कहानी सुनाई जाती है, जो गया वो वापस नहीं आया। उसने कैसे जान दी, किस तरह से गोलियां उसके चेहरे और सीने के अंदर चली गईं। उसकी वजाहत न करें, हमने उनके ज़ख्म देखे हैं, हमने उनके ज़ख्म झेले हैं। पर मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जिनके हाथों में खिलौने हैं, जिनके हाथों में खिलौने हैं।